हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 1 जून। तो वीडियो के संबंध में कोई क्वेरी हो, डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन। यहाँ पेज नंबर 1 पे एक न्यूज़ है कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है लॉकडाउन में। तो राज्य में कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा लागू। तो ऐसी बात बताई गई है। वीकेंड कर्फ्यू को छोड़ रोजाना सुबह 11 बजे तक खुलेंगे बाजार, ये कुछ नई गाइडलाइन निकल करके आई है। तो यहाँ पे निजी सरकारी दफ्तर के मामले में कुछ छूट दी गई है। किराना, फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, इनको लेकर के कुछ चीज़ें यहाँ पे नई बताई गई हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि सरकार अब चाह रही है कि धीरे धीरे इसको ओपन करना चाह रही है, क्योंकि केसेस काफ़ी कम होते गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ फेजेस में इसको पूरा ओपन कर दिया जाएगा। आई थिंक जून में ये सारा ओपन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें तो आप देख लीजिएगा। ये एक अवेयरनेस की चीज़ है यहाँ पे कि आपसे रिलेवेंट कुछ चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ये बात की जा रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसको लेकर के एक पेटिशन डाली गई थी, एक याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है यहाँ पे। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने याचिका डाली हुई थी उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जिसने कि ये याचिका यहाँ पे डाली हुई थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप किसी चीज़ के लिए याचिका डाल रहे हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा माना इसमें कि ये कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से ऐसा किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संसद निर्माण संबंधी एक प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। आई थिंक 20,000 करोड़ के आसपास शायद इसकी वैल्यू है। और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा को दिया गया है। तो टाटा आपको पता है बहुत ही बड़ी कंपनी है भारत के अंदर। कई सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे इनके काम हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं। तो टाटा को इसका काम दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के अंदर सेंट्रल विस्टा। तो इसको इस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार की याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ कवर की गई है। ये बात की गई है प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। आई थिंक यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ गड़बड़ हो गई है। यस यस यस, ये यहाँ पे न्यूज़ एक्चुअली गलत आ गई है ये, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो ये एक्चुअली चाइना की पॉलिसी की बात की जा रही है कि चाइना के अंदर अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया है यहाँ पे, 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि 2021 में। तो चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी। 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था 1 चाइल्ड पॉलिसी। कारण क्या था इसका? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी चाइना के अंदर। उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने इस प्रकार का कदम उठाया कि चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया जाएगा। और ये 1979 से लागू हो गया। इसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई 2016 में। कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है जो है चाइना के अंदर वो डाउन चली गई थी, कम हो गई थी। तो उसके लेकर वहाँ पे गंभीरता दिखाई गई और इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 के अंदर आई और महज 5 वर्षों के अंदर अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है चाइना के अंदर। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी अभी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। तो इसीलिए 5 साल के भीतर ही 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया है चाइना के अंदर। तो ये एक न्यूज़ है, यहाँ पर ये गलत कटिंग मेरे को लग गई है। तो ये न्यूज़ आप इसको ये इरेलीवेंट हो जाती है यहाँ पे। तो आप ये जरूर याद रखिएगा 1 चाइल्ड पॉलिसी कब स्टार्ट की थी चाइना के अंदर, और 2 चाइल्ड पॉलिसी, अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है चीन के अंदर। ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। इसे बोलते हैं स्वतः संज्ञान। ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्वतः संज्ञान की, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया है कि सुनवाई के दौरान बोला केंद्र सरकार की खिंचाई की है यहाँ पे, टीकाकरण व कोविन ऐप पर सवाल उठाए हैं। ये क्या सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे? सवाल ये उठा रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है दूसरे राज्य का, छत्तीसगढ़ का मान लीजिए, वो राजस्थान के अंदर काम कर रहा है, लेबर क्लास आदमी है, वो नहीं जानता है कि ऐप पे कैसे काम किया जाना है। तो उनको लेकर के क्या पॉलिसी है, क्या मैनेजमेंट रहेगा सरकार का कि उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी जब वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे इस ऐप पे जा करके 18+ जो है, तो वहाँ पे उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो इस पर कोई ना कोई नीति बनाने की बात यहाँ पे कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुमोटो कॉग्निजेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अंडर आर्टिकल 131 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के तहत सुमोटो कॉग्निजेंस
अनुच्छेद 131 के तहत ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके तहत ये किसी भी विषय पे स्वयं संज्ञान ले सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्वतः संज्ञान को ही बोलते हैं सियो मोटो कॉग्निजेंस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। ये बात यहाँ पे की जा रही है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत ये आती है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर ले सकते हैं एडवांस से। किस एडवांस की बात की जा रही है यहाँ पे? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ईपीएफओ, इससे जुड़े जो कर्मचारी हैं वो दूसरी बार नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो कोविड-19 के दौरान लोगों की जॉब्स चली गई थी, हालतें ख़राब हो गई थी, पैसा उनके हाथ में नहीं था, तो जब जो पिछली बार कोविड-19 हुआ था तब एडवांस लेने की प्रोविज़न किया गया था। इसके तहत जिनके पीएफ अकाउंट है वो अपना एडवांस यहाँ से निकाल सकते थे। इसे दोबारा से इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप दूसरी बार भी इस प्रकार का एडवांस अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। और इसके लिए प्रोविज़न बनाया है कि जमा राशि का 75% या 3 महीने की सैलरी के बराबर जो भी इन दोनों में से राशि कम होगी उसको आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अपना भरण पोषण कर सकें, आपको कोई इस प्रकार की दिक्कतें को आपको इस प्रकार की दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस और मराठा, तो मराठा में छात्रों को 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। आपको पता होगा हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक बता दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा छात्रों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में भी ला करके कैटेगरी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि ये नया अभी आदेश जारी किया गया है। तो सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में इसका फ़ायदा उनको दिया जाएगा, और जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था अभी कुछ ही समय पहले। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किन को अभी दिया गया था। तो याद रखिएगा, मराठा को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिया गया है। ये एक एडिटोरियल की न्यूज़ है, पेज नंबर 6 की न्यूज़ है यहाँ पे। ये तो बात की जा रही है निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण इष्टतम समाधान नहीं है। ये निजी उद्यम किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है चिकित्सा क्षेत्र की बात की जा रही है। तो मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली उन्नत भारत का आधार है, ये बात की गई है। मतलब कि यदि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा तो आप एक बेहतर भारत का सपना देख सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हमें आयुष का समर्थन करना चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल की स्वदेशी प्रणालियों का नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि जो भारत की देसी टेक्निक है, स्वदेशी टेक्निक है, उनको और अच्छे स्तर पर विकसित करना चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए उस क्षेत्र में, ना कि हमें उनको दरकिरार करना चाहिए। तो बात की जा रही है डॉक्टर परीक्षित सिंह है, ये फिजिशियन के एक समूह के सीईओ व एमडी हैं यूएस के। तो यूएस के अंदर ये है, तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ बता रहे हैं, ये एडिटोरियल में जिक्र किया गया कि अस्पतालों के 2/3 बिस्तर यानी कि बेड्स जो होते हैं अस्पतालों में, 2/3 बेड्स जो हमारे भारत के अंदर टोटल बेड्स हैं उनके 2/3 बेड्स और 90% वेंटिलेटर निजी स्वामित्व में है। यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास हैं 2/3 बिस्तर भारत के और 90% वेंटिलेटर। कितनी बड़ी बात है। फिर भी 10% से कम कोविड रोगियों को संभाल रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि 10% से भी कम रेशियो है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको देख रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनके पास की 90% वेंटिलेटर और 2/3 बिस्तर हैं पूरे भारत में जो फैसिलिटी है उसका। तो कितना बुरा आप देख सकते हैं कि सिनेरियो देखने को मिल रहा है अभी, कि इनके द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कराई जा रही है। 10% से भी कम। आप समझ सकते हैं क्या इसमें हालत होगी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने 10 सुधार इसके लिए दिए हैं कि भारत में क्या क्या सुधार अपेक्षित हैं जो किए जाने चाहिए। तो पहली बात, मेडिकल स्कूलों और स्नातक चिकित्सा शिक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। यानी कि जो मेडिकल स्कूल्स हैं और स्नातक चिकित्सा शिक्षा है वहाँ पे टीचर्स अच्छे होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। यहाँ पे ना ऑप्थेल्मोस्कोप की बात की है कि उसको लेकर के एग्जांपल दिया है कि ऑप्थेल्मोस्कोप को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, उसका प्रॉपर यूज़ पता होना चाहिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ये जो आई के डॉक्टर हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं। तो ऑप से आप याद रखिएगा, यहाँ से आपसे कई सारे सवाल बनते हैं, मतलब कि इंग्लिश में वर्ड बन जाते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप बन जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाता है, डॉक्टर को बोलते हैं वो। तो ये याद रखिएगा। ऑप्टिक आप जानते हैं आंखों से संबंधित है। तो यहाँ पे एक डिवाइस होता है ऑप्थेल्मोस्कोप, तो इसके द्वारा आंखों के अंदर कई सारी चीज़ों को देखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इसकी बात की जा रही है कि इसको कैसे पकड़ना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये बेसिक चीज़ इन्होंने बताई है।
तो ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा मतलब उसका एक अपना लेवल होना चाहिए इस क्षेत्र में, स्पेशली चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट 1 में। दूसरी बात कर रहे हैं प्राथमिक देखभाल को सदन बनाना चाहिए, यानी कि जो उसकी प्राइमरी चीज़ें हैं, यानी कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को उस पेशेंट के बारे में काफ़ी सारी क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपको प्रायर आपकी क्या हिस्ट्री रही है किसी भी बीमारी को लेकर के, क्या सिम्टम है, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब ये पूरी की पूरी एक हिस्ट्री उनको लेनी चाहिए, तब जा कर के वो अच्छे से उनको कंसल्ट कर सकते हैं जो डॉक्टर हैं। तो प्राथमिक देखभाल की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको यहाँ पे सदन बनाना चाहिए, यानी कि जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो डॉक्टर है उनको पता होना चाहिए कि जो बीमारी उसको हो रही है उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होनी चाहिए। ना कि केवल कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आ रहा है कि मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है तो डायरेक्टली उनको आप मेडिसिन्स लिख देते हैं, आप टेस्टिंग लिख देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं जो कि मजबूत कर सकती हैं चिकित्सा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर। तीसरा है ग्रामीण देखभाल में वृद्धि, यानी कि रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा देने की, बुनियादी सेवाएं होने की। बुनियादी सेवाएं यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ही नहीं है, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, आपको डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं डॉक्टर। तो बता रहे हैं कि डॉक्टरों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ताकि वो गाँव के अंदर उनकी पोस्टिंग हो सके। मेडिकल फैसिलिटी है कई सारी, जैसे कि एम्बुलेंस हो गए, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स गांव में डेवलप करने चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बता रहे हैं कि ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है भारत के अंदर। चौथा बात कर रहे हैं ये आयुष का समर्थन भी करना चाहिए। आयुष यानी कि हमारी जो पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है उसको हमें और सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, उसमें रिसर्च करनी चाहिए ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। एलोपैथिक जो चल रही है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ आयुष का भी अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि हम भारतीय व्यवस्था में देखते हैं पुराने समय में तो आयुष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों को भी साथ लेके चलना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुधार और विस्तार की ज़रूरत है यहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता होगा कि आपको फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे होती हैं लेकिन दी नहीं जाती हैं, क्योंकि बिहेवियर ऐसा होता है लोगों को मतलब लेकर के, वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो ये सुधार वहाँ पे अपेक्षित है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए सरकारी अस्पतालों को लेकर के स्पेशली, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 में सरकारी अस्पतालों ने ही ज़्यादातर देखभाल की है लोगों की, यही एक मात्र सहारा निकल करके आए हैं, क्योंकि ये तो 10% से भी कम है जो प्राइवेट अस्पताल से हैं। प्लस इन्होंने जो वसूली की है लोगों से, ये भी एक मतलब बहुत ही बुरी स्थिति देखने को मिलती है, किस प्रकार से लोगों ने कर्जा लेकर के इलाज कराया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और काफ़ी हैफ्टी इनके चार्जेस होते हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसीलिए सरकारी अस्पतालों पर फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए अपना। यहाँ पे बात की जा रही है मेक इन इंडिया की तरह हमारे पास ट्रेड इन इंडिया भी होना चाहिए, यानी कि भारत इसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में। अभी बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो इसको लेकर के भी बात कर रहे हैं कि ट्रेड इन इंडिया भी भारत के पास एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके तहत ऐसी चीज़ें विकसित होनी चाहिए भारत के अंदर। स्वास्थ्य देखभाल से राजनीतिक व व्यावसायिक हितों को हटा देना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो एक मतलब जो एक भाग होता है कि आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी अपने पेशेंट के साथ, लोगों के साथ, मरीज के साथ होनी चाहिए, वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिलती है। ये प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, यानी कि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी बात करने के राजनीतिक व व्यावसायिक हितों को यहाँ पे हटा देना चाहिए, तो ऐसी बात बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। सातवां पॉइंट है आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवा में वृद्धि होनी चाहिए, यानी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा एनहांस करना चाहिए, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम होता है किसी भी पेशेंट के लिए, जब वो मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में होता है कि उसे जल्द से जल्द इलाज मिलना चाहिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की बात भी बोली गई है, ये भी उपलब्ध होनी चाहिए। आठवां है अनुसंधान हेतु सुविधाएं, यानी रिसर्च जो है बहुत बड़ा पार्ट है और इसके लिए फैसिलिटीज़ होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो भारत के अंदर रिसर्च इतनी ज़्यादा है नहीं मेडिकल के क्षेत्र में, तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, अलग से इसके लिए बजटिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि
रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिसर्च को लेकर। जो वैक्सीन भी निकल करके आई सबसे पहले जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उन्होंने ही इसको विकसित किया, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो लोग इस क्षेत्र के अंदर। प्लस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, ताकि इसे और अच्छे से सुदृढ़ किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। बीमा सिस्टम जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी को, इसमें भी काफ़ी सारे सुधार अपेक्षित हैं। मतलब अभी जैसे कि आप देखेंगे कोविड-19 वाले समय में, सेकेंड वेव में, बीमा पॉलिसी के द्वारा जो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए था बीमा धारक को, वो नहीं पहुंचाया गया। कहीं ना कहीं ये एक भरोसा तोड़ने वाली बात की गई इन बीमा कंपनी के द्वारा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि 10 के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं कहीं सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स में। जब भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे पॉइंट्स ये। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि एक महान राष्ट्र को एक स्वस्थ जनसंख्या की आवश्यकता होती है। आपको पता है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ही किसी देश को महान बनाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है, आप उसे स्किल बनाइए। स्किल कब होगी? वो जब उसका हेल्थ और एजुकेशन अच्छे से होगा तो स्किल भी हो जाएगी पॉपुलेशन वहाँ की। तो हेल्थ उसमें इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट टर्म है उसके अंदर। तो यदि आपके पास एक स्किल्ड जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे और वो इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। जैसे कि चाइना का आप एग्जांपल देख सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इतना अच्छा मैनेजमेंट किया अपनी पॉपुलेशन का, उन्होंने इतना अच्छा स्किल का इस्तेमाल किया, तो आज वो टॉप इकोनॉमीज़ में शामिल है। तो ऐसी व्यवस्थाओं की दरकार है भारत के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें से कुछ एक नोट भी कर सकते हैं जो भी आपको लगता है एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो ये था ये आर्टिकल जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। यहाँ बात की जा रही है टीकाकरण कार्यक्रम को गति मिलना ज़रूरी है। तो टीकाकरण की बात की जा रही है। ये अभी भारत के अंदर जो टीकाकरण है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के, आपको पता है कि इसकी शॉर्टेज चल रही है। स्पेशली यदि हम बात करें ग्रामीण एरिया में, तो इसकी इतनी अच्छी सप्लाई नहीं हो पा रही है। शहरों में भी इसकी शॉर्टेज चल रही है। तो इसको लेकर के कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है ताकि जल्द से जल्द भारत को कोरोना फ्री बनाया जा सके। तो कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं। 1948 में टीबी जो महामारी है, टीबी जैसी 1948 में टीबी को महामारी जैसा माना गया था। इससे लड़ने के लिए मद्रास और तमिलनाडु ने बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी स्थापित की और 1962 में शुरू हुए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में बीसीजी वैक्सीन को शामिल किया गया। 1977 की बात बताई गई यहाँ पे। 1977 तक देश में कई बीमारियों के टीके बनने लगे। भारत में 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1985 में। तो उस समय यहाँ पोलियो के करीब 1,50,000 मामले थे, यानी 1.5 लाख मामले थे उस समय 1985 में। आप समझ सकते हैं जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। भारत में संसाधनों की कमी और दूर दराज गाँव तक वैक्सीन पहुँच एक बड़ी चुनौती थी उस समय, जो कि आज भी है, लेकिन पहले से बेटर चीज़ें हमारे पास आज। तो जिसे देखकर पूरी दुनिया को भारत की सफलता पर संदेह हुआ। उस समय दुनिया के लगभग सभी देश टीकाकरण केंद्रों तक लोगों को पहुंचने का इंतजार करते थे, लेकिन भारत ने सघन रणनीति बनाई। इसने टीकाकरण केंद्रों पर तक लोगों की पहुंचाने की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत में लोगों के दरवाजे तक वैक्सीन पहुंचाई गई। आप समझ सकते हैं, यानी कि डोर फैसिलिटी अपनाई गई यहाँ पे, यानी कि आपके घर पर आपके पहुंचकर आपको ये वैक्सीन लगाई गई। तो इस तरह का सघन इंटेंस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है आज के समय में, ताकि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो देश में करीब 33,000 से अधिक निगरानी केंद्र बनाए गए। 23 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर पोलियो प्रोग्राम चलाया गया। हालांकि पोलियो की वैक्सीन जो थी हमारे पास, पोलियो की डोजेज थी प्रॉपर मात्रा में थी, वो भी एक रीज़न है। तो अभी ये जो सप्लाई वाली साइड है, एक बार वो प्रॉपर हो जाएगी तो आई थिंक भारत के अंदर अब फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी अच्छी हो गई हैं पहले से। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इससे निजात पाई जा सकेगी भारत के अंदर, ये जो कोविड-19 की बीमारी है इससे। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एक चीज़ आप देख लीजिएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में चलाया गया था। ये जो सारी की सारी चीज़ें, टीबी वैक्सीन की बात यहाँ पे की गई, टीबी को लेकर टीका बनाया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं भारत के अंदर जिनकी बहुत दरकार है अभी वर्तमान समय में। 1 जून से कुछ नए नियम स्टार्ट होने वाले हैं। जानकारी होने पर नहीं होगा कोई भी नुकसान। आज से जरूरी सेवाओं और नियमों में हो रहे हैं 5 बदलाव। 5 बदलाव कौन से हैं? पहला है पीएफ खाता आधार से जोड़ना अब जरूरी होगा।
ये क्या बात की जा रही है, यदि आप कहीं एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ अकाउंट खुला हुआ है और आपका हर महीने कंट्रीब्यूशन जाता है पीएफ अकाउंट में, तो अगर आपका आधार कार्ड इस पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है तो अब जून महीने से ये कंट्रीब्यूशन जाना बंद हो जाएगा, ऐसी बात बताई गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यदि आप भी कहीं एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप अपने एम्प्लॉय को बोलिए कि आपका आधार संख्या, आधार खाता उससे लिंक कराए ताकि आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर चलता रहे। दूसरी बात बताई गई है, इनकम टैक्स की नई वेबसाइट लॉन्च होगी 7 जून से। तो ये बात बताई गई है कि इनकम टैक्स की नई वेबसाइट, अभी उस पर काम चल रहा है, 1 से 6 जून तक सॉरी, ये बंद रहेगी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है। इसके बाद 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ई फाइलिंग रिटर्न शुरू हो जाएगी। तो नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी इनकम टैक्स की। तीसरा है यहाँ पे यूट्यूब से कमाई पर ज़्यादा टैक्स लगेगा अभी यहाँ पे। तो यूट्यूब से जो कमाई है उस पर 24% टैक्स देना होगा जो भारतीय यूट्यूबर्स हैं। तो ये बात निकल करके आई है, नया चेंज है ये। चौथा है जो डोमेस्टिक हमारे प्लेन्स हैं, मतलब कि जो फ्लाइट्स हैं, उस पर अभी किराया महंगा हो जाएगा, ये एक नई चीज़ निकल करके आई है। बीओबी में चेक से भुगतान का नियम बदल जाएगा, यानी कि 1 जून से बैंक के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू हो रहा है। 2 लाख से अधिक के चेक पेमेंट पर ग्राहकों को रीकन्फर्म करवाना होगा, जानकारी पहले से देनी होगी 2 लाख से अधिक के चेक पर। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो कि आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं अभी 1 जून से। तो इम्पॉर्टेंट है, यदि आपसे कोई रिलेवेंट इसमें लगता है तो आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा, जो भी बदलाव अभी किए गए हैं रिसेंटली। ये बात की जा रही है टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस में बात की जा रही है भारत की दिव्या चिताले की। तो भारत की दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष ने WTT यूथ स्टार कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 19 में वर्ग में रजत पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है दिव्या चिताले। आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्या चिताले का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से इनका संबंध है, दिव्या चिताले जी का। ये बात की गई है 26 मई से भारत के अंदर जो IT के नए नियम लागू हुए हैं। तो अब बात बोली गई है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैं, ये नियम जो है इनको मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने भी ऐसा बोला है, तो इनको अब ये नियम मान्य होंगे जो भारत सरकार ने नए नियम बनाए हैं IT को लेकर के, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है इसको लेकर के कुछ नए नियम बनाए हैं। तो अब इन तीनों चारों जो ये कंपनी हैं, बड़ी बाहरी विदेशी कंपनी हैं, इनको इन नियमों की पालना करनी होगी, ऐसी बात बताई गई है। ये बात की जा रही है न्यू गिनी के वर्षा वनों में मिला है चॉकलेट फ्रॉग। ये इसकी पिक्चर है, चॉकलेट जैसा इसका कलर है। तो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने न्यू गिनी के तराई वर्षा वनों में हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में दिखे मेंढक जैसे चॉकलेट फ्रॉग को खोजा है। ये प्रजाति ट्री फ्रॉग से मिलती जुलती है, ट्री फ्रॉग भारत में मिलता है। तो और ये भूरे रंग के कारण इसको नाम दिया गया है चॉकलेट फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नाम है लेटोरिया मीरा। लेटोरिया मीरा इसका साइंटिफिक नाम है। तो आप याद रखिएगा चॉकलेट फ्रॉग कहाँ पे मिला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। तो ये कुछ नई नई चीज़ें हैं, नई नई रिसर्च चलती रहती है, इनको लेकर के कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, तो इनके बारे में आपसे कई बार कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।